अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे अंदरूनी सिंध के सियासी मंजरनामे की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ही मकबूल रही है। पीपल्स पार्टी अपनी पिछली 5 साल कारकर्दगी के बावजूद मुतमईन है कि आम इंतखाबात में ज्यादातर सीटें अपने नाम कर लेगी। इसके अलावा दूसरी भी कई सियासी जमातें हैं जो सिंध पर हुक्मरानी की ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी जानिब पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जलसे अपने जोरों पर हैं। ये दोनों पार्टियां अपने जलसों में एक दूसरे को आउट करने की बात करती हैं। अपने नुमाइंदों से हम ये बात करेंगे कि अवाम किसके साथ है। इसके साथ ही बात करेंगे कराची की, जहां पर दहशतगर्द इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश में है। कल कराची में MQM के इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मजीद हमलों की धमकी दी है। तो ऐसी सूरत में कराची के इलेक्शन कैसे पुरअमन माहौल में हो पाएंगे, इस पर भी हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। लेकिन खबरों पर बात करने से पहले हम आज के दिन की अहम खबरें लेंगे सईद काजी साहब से और समी इब्राहिम साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, आगाज़ में बात करूँगा कि ये जो खसरे की वबा है और इससे होने वाली अमवात ने एक बड़ा सीरियस प्रोपोर्शन अस्यूम कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 152 नए केसेस सामने आए हैं और बड़ी दिल को दहला देने वाली खबरें। एक ही ख़ानदान के 7 बच्चे ओकाड़ा में जाँ बहक हुए और 9 बच्चे जो हैं अभी उनके हॉस्पिटल में हैं। हलाकतों की तादाद 71 हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में और बुरी तरह क्राइसिस अनफोल्ड करेगा। नोटिस लिया है नजम सेठी साहब ने भी, और जो हमारे CM हैं उन्होंने फरमाया है कि हुकूमत करेगी, मगर अब तो इन बच्चों की तदफीन के सिलसिले में ही मदद हो सकती है, क्योंकि जिनको हमने नहीं पहुँचाई वक्त पे वैक्सीन, अब उनका हम क्या करेंगे। मगर इसके साथ जो जुड़ा हुआ मामला है वो ये है कि एक तो ये नहीं किया गया वैक्सीनेट इनको, और जो इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हेल्थ के स्ट्रक्चर्स, अब वो जो हैं वो भी आड़े आ रहे हैं कि हम इनकी मदद कैसे करें। और दूसरी खबर में मैं बात करूंगा शाजिया, एक नई वेव ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हुई है। नया डाटा आया है यूरोप में, पुर्तगाल में और जो अभी आप खबर बता रही थी स्पेन में, बड़े अलार्मिंग फिगर्स हैं। और इसके साथ ही 2 और फिगर्स आई हैं। एक जो रिकॉर्ड फ्रांस में जॉबलेसनेस का डाटा आया है, और आज ही डाटा आना है जो तीसरा ट्रिपल डिप रिसेशन की बात हो रही है यूके में। तो ये जो क्राइसिस है यूरोप का, ये एग्रेवेट हो रहा है, अनफोल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से अनरेस्ट है और लोगों ने पार्लियामान के सामने मुजाहरे करने शुरू कर दिए हैं। इस पे बात करेंगे। जी समी साहब। शाजिया, आपने बात की सियासत की, तो जलसों से पॉपुलैरिटी लोग समझते हैं कि ये भी एक पैमाना है, कुछ पोल्स करवाते हैं। एक और भी पैमाना है, बुकीज़ जो नॉर्मली तो स्पोर्ट्स पर शर्तें लगाते हैं, सियासत में भी वो रेट खोलते हैं कि कौन सी जमात आगे है, इतने पैसे किस पर लगाएं तो आपको मिलेंगे। तो आज इस पर मैं बात करूंगा। मुख्तलिफ शहरों में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है कि वहाँ पर बुकीज़ कौन सी पार्टी को जितवा रहे हैं और किस पार्टी पर क्या रेट दे रहे हैं। और ये बड़ा क्रेडिबल सर्वे होता है, क्योंकि इसमें लोगों के पैसे लगे होते हैं और ये बिल्कुल सही जो पॉपुलैरिटी जांचने का समझा जाता है कि एक बड़ा सही मैच पे तो लगते थे, इलेक्शंस पे भी लगना शुरू हो गया। हाँ, उस पर भी लगना शुरू। इस पर आज बात करेंगे। दूसरा, शाजिया, शाम से एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पर, खाना जंगी है मुल्क में गुज़श्ता कई सालों से। लेकिन अब आज खबर इसलिए मैंने वो चुनी है कि अमेरिका में ये बात अब की जा रही है और कांग्रेस को लेटर भी लिखा है वाइट हाउस ने कि उन्हें ये इस बात का एविडेंस है कि सरीन गैस जो एक नर्व एजेंट है जिससे बंदा मर जाता है, केमिकल वेपन है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, कि वो इस्तेमाल की गई है शाम में। तो कुछ अंदाज़ा हुआ कि जो इराक़ में फ़िल्म चली थी वहाँ पर हमले से पहले कहा गया कि गैस इस्तेमाल है, फिर WMDs हैं। तो एक उस पर आज जिक्र करेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका और उसके अलाइज शाम पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर शाजिया, कल शाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब की दावत पर मैं मुस्लिम लीग नून के हेडक्वार्टर में गया। एक बड़ी कोर कमेटी थी 4-5 लोगों की, जो मुस्लिम लीग नून की जो पावर पॉलिसी है कि किस तरह वो इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे, उस हवाले से वो एक अपना पेपर बना रहे थे। तो मुझे उन्होंने मौका दिया वहाँ पर उसमें बैठने का। तो आज मैं लोगों से शेयर कुछ करूँगा कि मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसी किस तरह बनाती है, क्या उनकी तरजीहात हैं, किस तरह की वो डिस्कशन है। तो वो जो 2 घंटे वहाँ पर मैंने गुजारे, वो मैं आपके साथ आज उस हवाले से शेयरिंग करूँगा। सही, लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे अंदरूनी सिंध के सियासी मंजरनामे की। क्या सियासी मंजरनामा है वहाँ पर? हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार मेथू हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध कार्ड खेला है, लेकिन मैं आपसे लाड़काना के हवाले से सवाल पूछना चाहूंगी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी गढ़ है। क्या
ये हकीकत है कि वहाँ पर कुछ बासर सियासी खानदान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज होकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, जिसकी मिसाल 204 और 205 एनए का हल्का है, जहाँ पर अब्बासी खानदान नाराज हुआ है। क्या इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मायूस कुन कारकर्दगी, इसमें कोई हकीकत है? जी शुक्रिया शाजिया। अंदरून सिंध में जो सूरत हाल है वो मैंने शिकारपुर में, सखर में, लड़काना में, दादू में और उमरकोट की सिचुएशन जो है वो मेरे पास है। मैं ये करूं कि पीपल्स पार्टी की जो 5 साल दौर था पिछला हुकूमत का, उसमें वो जिस किस्म की तवक्कुआत सिंध के अवाम से उनको थी वो यकीनन पूरी नहीं कर सके हैं, जिसके बायस अब ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक या सिंध कार्ड है वो किसी हद तक मुतासिर होगा। दूसरा एक और फैक्टर वहाँ पे एक ये आया है कि 10 जमाती था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीर साहब वगैरह की फंक्शनल लीग शामिल है। ये दोनों बड़ी जमातें और सिंध तरकीब पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी साहब की और कौमी तहरीक रसूल बख्श साहब की समेत ये 10 छोटे छोटे तरकीब पसंद या कौमी कॉम्प्रेस ग्रुप शामिल हैं। तो ये एक टफ टाइम देने की पोजीशन में आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को। दूसरी वजह ये हुई है कि पीपल्स पार्टी का जो एक केडर है या जो नाराज लोग हैं वो अब मुत्तहिद होकर इस बात पे लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वोटर्स को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वो नहीं रही जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की क़यादत में थी। अब वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रास्ता गुम कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद शाजिया मैं ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर है, कल मैंने नोडेरो में और फिर लाड़काना में और फिर शिकारपुर में और खैरपुर में मैंने ये सूरत देखी है कि लोग नाराज जरूर हैं, लेकिन वोट वो कहते हैं कि शहीद बेनजीर भुट्टो का है। इसमें चाहे उन्हें यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि बिजली मिले, पानी मिले या कुछ भी ना मिले, लेकिन वोट वो शहीद बेनजीर भुट्टो को ही देना चाहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने इत्तेहाद की बात की, जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं और ये जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, कोई सीरियस अल्टरनेटिव वो नहीं दे सके, कोई प्रोग्राम वो नहीं दे सके, और जाहिर है जो एक पीपल्स पार्टी का वोट है वो तो है ही, मगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ सीटें लूज कर जाएगी पीपीपी अंदरून सिंध में इस मखसूस सूरत हाल के बायस? ऐसा पिछले इलेक्शन में 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 61 में से 33 नशिस्तें जो है वो जीती थी। अब अंदरून सिंध की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 39 नशिस्तें जो है अंदरून सिंध की हैं, यानी 20 कराची की और 2 हैदराबाद की निकालें तो ये 39 बनती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने तज्जिया किया है तो इस बार पीपल्स पार्टी 33 जो जीती थी वो पूरी नहीं कर पाएगी और अब ये सीटें जो है 25 से 28 होंगी। और उसकी वजह ये है कि एक तो सांगड़ की सूरत हाल जो है वो पीर साहब बगारों की वजह से बिल्कुल क्लियर है, शराजी बरादरान जो ठट्टा में लैदा हुए हैं वो बिल्कुल क्लियर है, और उसके साथ साथ बात जगह पे अपसेट की भी तवक्को की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो लड़काना की सीट है NA 205 जहाँ से सफदर अब्बासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कल में एक लड़काना से तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर एक गोट है जिसे आबाद कल्होड़ कहते हैं। मैंने वहाँ गया था तो वहाँ पे तमाम जमातों के कारकुन, यानी ये कहिए कि पीर साहब पगाड़ा की जमात के कारकुन और तरकीब पसंद पार्टी के कारकुन और पीपल्स पार्टी के अपने कारकुन इस बात पे कन्विंस थे कि वो सफदर अब्बासी को वोट देना चाहते हैं। वजह उनकी वो ये बता रहे थे कि चूंकि पिछले 5 साल में उसी इलाके में ऐसा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने एक स्कूल देखा और एक मैंने डिस्पेंसरी देखी। आप यकीन कीजिए कि उसकी हालत हम फुटेज में भी दिखाएंगे, मैंने सारे फुटेजेस बनाए हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे किसी ने कोई बमबारी की है और सारी जो डिस्पेंसरी है वो पिछले 2 साल से बंद है और हजारों की आबादी उसके इर्द है और 15 से 20 किलोमीटर दूर उनको जाना पड़ता है। तो ऐसे हालात में आप सोचिए कि कैसे लोग ये कहेंगे कि उसी कैंडिडेट को वोट दें जिसकी वजह से उनको इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, समझता हूँ कि तरकीब पसंद जमातों की तरफ से प्रोग्राम ना होने के बावजूद भी ये जो गुस्सा है ये यकीनन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पे निकलेगा और पीपल्स पार्टी का जो वोट पहले बहुत ज्यादा था 2008 में, यकीनन उनकी लीड जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कम हो जाएंगी। और कैसा भी एक और फैक्टर जो बड़ा अहम है वो ये है कि इनके हालात की वजह से अब तक पीपल्स पार्टी के मर्कजी लीडरशिप जो है वो किसी भी इंतखाबी जलसे का इनेकाद नहीं कर सकी और सिर्फ कार्नर मीटिंग्स पर इंतजार किया जा रहा है और मुझे ये इम्कान बिल्कुल नजर नहीं आता। यहाँ एक जनरल सवाल पूछ लूं आपसे जुल्फकार, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि जलसों के दौरान भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जलसे होने नहीं दिए, ऐसी भी सूरत हाल है? जी बिल्कुल है काजी साहब, ऐसी सूरत हाल है। मिसाल के तौर पे जो हल्का है NA 205 लड़काना का, वहाँ पे नजीर अहमद भोगियो उम्मीदवार हैं और जो है वो आप यकीन कीजिए कि उनका बाहर निकलना जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा था।
इस तरह से और भी कई कैंडिडेट्स हैं जो अब अपने साथ एक पूरी फौज बंदूक बरदारों की, आप कह लें कि वेपन्स के साथ जा रहे हैं, तो तब जाके कहीं उनको ये गारंटी या श्योरिटी मिलती है कि अगर 200 लोगों का गांव है, वहां 80 बंदूक वाले पहुंच जाए तो जाहिर है वहां से कोई किसी का क्या एहतजाज करेगा। इस सूरत हाल में जब जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा जुल्फ़िकार, ये मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने क्योंकि सिंध की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिक्र किया, उमरकोट में बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं जिसमें शाह महमूद कुरैशी 2 नशिस्तों से उम्मीदवार हैं, एक पे तो नवाब यूसुफ तालपुर उनके मुकाबले में है। बताइए वहाँ पर आपको अंदाज़ा हुआ कि तहरीक इंसाफ वहाँ से कुछ निकाल सकेगी? अब देखें, अपना एक तो ये कि तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट नहीं है उमरकोट में, वो खुद ही लड़ रहे हैं। ये हकीकत है कि उमरकोट में गौसिया जमात के शाह महमूद कुरैशी साहब जिसके सरबराह है, उनकी एक बड़ी जो मुरीदैन की बड़ी तादाद मौजूद है, और पीर पगारा साहब की भी वहाँ पे काफ़ी जो है वो फॉलोइंग है। लेकिन हुआ ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने दोनों हल्कों पे कागजात जमा कराए थे, तो उनका ख्याल ये था कि अरबाब गुलाम रहीम से उनका एक सीट पे एडजस्टमेंट हो जाएगा तो दूसरी सीट वो खाली कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, और अरबाब गुलाम रहीम की मुस्लिम नून ने सपोर्ट कर दी है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन अब बेहतर नजर आती है। सही। जहाँ तक यूसुफ तालपुर वाली सीट का जो ताल्लुक है, तो वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की जमात के लोग कहते हैं कि वोट पीपल्स पार्टी का है और सर साईं का है, यानी वो पुराना जो मकूला है समी साहब वही काम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो पंजाब में जलसे हुए उसमें अवाम का क्या रिस्पॉन्स था तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं अंदरूनी सिंध की सियासत की। जुल्फ़िकार मेहतो हमारे साथ है। कैसा आप सवाल करना चाहते हैं? मैं जुल्फ़िकार आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ज़िमनन ये कि ये वो सिंध है जिसकी एक हुर्रियत की जो इसने तारीख लिखी इस मुल्क में, वो हम सब जानते हैं कि इसमें जमहूर के लिए, मीशत की बहाली के लिए, आम आदमी की मीशत के लिए। आप कह रहे हैं, यूँ लगता है जैसे वहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे बमबारी की गई हो, तो आम सिंधी जो हैं इस इलेक्ट्रल प्रोसेस से आपको लगता है दूर भी चले जाएंगे, टर्न आउट कम होगी, क्योंकि जो नया अल्टरनेटिव आया है वो भी वैसा ही है जो पहला था? बिल्कुल कायद साहब, वैसी सूरत नजर आती है कि टर्न आउट शायद कम हो जाए, लेकिन मैं यह करूं कि पीपल्स पार्टी की जो ग्रिप है ना सिंध में, वो मैं समझता हूँ काफी हद तक मुतासर हुई है। लेकिन इसके बावजूद लगता यही है कि उनके उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे, उनके मार्जिन कम होंगे, और लोग जो मायूस है, मैं समझता हूँ मायूसी जरूर है, बहुत ज्यादा मायूसी है कि जिनसे उनकी तवक्कुआत जिन उम्मीदवारों से जैसे हुकूमत से थी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन मैं कायद साहब एक बड़ी हैरानकुन बात आपको बताऊं कि लड़काना में जो डेवलपमेंट है उसका कोई हानि नहीं है। पूरे सिंध के अंदरून में मैं गया हूँ काफी इलाकों में, तो जो लड़काना की डेवलपमेंट मैंने देखी है वो वाकई कहीं और नहीं। और लड़काना में ही सूरत ये है कि फरियाल तालपुर साहबा जो है वो कोई जलसा नहीं कर पाई है, और अब वो कॉर्नर टू कॉर्नर मीटिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी के नाराज कारकुन है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे मुनव्वर तालपुर है जो मुनव्वर अब्बासी हैं, जो सफदर अब्बासी साहब के बड़े भाई हैं, तो पिछले 2008 में वो MP रहे हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन अब वो भी आजाद हैसियत में सूबाई सीट पे खड़े हो गए हैं और दोनों भाई मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनके बेटे मौजम जतोई जो मौजम अब्बासी हैं वो भी खड़े हो गए हैं कौमी असम्बली की सीट पर। अच्छा, मैं तो ये बताइए कि मारवी मेमन ठट्ठा से उम्मीदवार हैं, वहां पर आपको क्या नजर आया? और फहमीदा मिर्जा भी उम्मीदवार हैं, ये 2 खवातीन हैं, तो ये वहां पर आपको क्या नजर आया, कौन जीत पाएगा? देखिए, मारवी मेमन मुस्लिम लीग नून से कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला शराजी बरादरान से है, और शराजियों की ये सीट जो है ना, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि शराजी इस सीट को नहीं हारते हैं और उनका अपना एक वहाँ पे रसूख है। और मैं समझता हूँ काजी साहब अपना समी साहब के वहाँ पे एक बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि शराजी इस सीट को जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा है और पीपल्स पार्टी को छोड़ने के बाद उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो इस सीट को जीते। और छठा में ही समी साहब एक और बड़ा अहम मुकाबला है, वैस मजर खड़े हैं वहाँ पे, टप्पी जिनको कहते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो सदर आसिफ अली जरदारी के भाई हैं या उनके करीबी अजीज हैं, तो उनका भी एक मुकाबला वहाँ पे बहुत बड़ा होने को है। मारवी मेमन यकीनन एक टफ टाइम देगी, उनको हमायत हासिल है,
तमाम तरकीब पसंद जमातों की और पीर साहब वगैरह की फंक्शन लीग की, लेकिन एज जो है वो शराजी बरादरान का ही लगता है। सही, इसका मतलब ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख किसी ना किसी हद तक मुतासिर हुई अंदरूनी सिंध में। बहुत अच्छा, ये दादू में एक हल्का है जिसमें लियाकत जतोई साहब लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वहां पर आप क्या देखते हैं, कौन, क्या जतोई साहब ये सीट निकाल लेंगे, लियाकत जतोई? देखें समी साहब, लियाकत अली जतोई साहब सिंध के साबिक वज़ीर आला रहे हैं और उनका बहुत एक हल्का है, और दादू में उन्होंने काफी डेवलपमेंट भी की है। जब वो मिस्टर वाटन पार थे तो उन्होंने, जब वो वजीरे पानी और बिजली थे तो उन्होंने दादू में एक ऐसा डैम बनवा दिया था जो जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। तो उसके अलावा सड़कें और दीगर डेवलपमेंट का काम जो है वो भी उनके लिए एक एज बन सकता है। और मैं समझता हूँ कि दादू की जो नशिस्त है जो लियाकत अली जतोई के लिए बड़ी अहम है, और वो वहाँ से अगर हारे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इमरान जफर लगारी उनके कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी के NA 233 में, ये भी कोई जो है वो हल्के कैंडिडेट नहीं है। हाजी जफर लगारी पीपल्स पार्टी के मर्कजी रहनुमा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सख्त मुकाबला होगा। अच्छा, फिर बेशतर इसके कि आपको हम जाने दें, ये बता दें कि खुर्शीद शाह साहब की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि अगरचे अली महर जो है साबिक वज़ीर आला तो पीपल्स पार्टी में है, लेकिन उनके ट्राइब के जो सरबराह हैं वो शायद अभी भी पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, तो खुर्शीद शाह निकाल लेंगे सीट सक्खर में से? जी, सक्खर में खुर्शीद शाह की सीट जो है मैं समझता हूँ कि उसमें कोई शक नहीं है कि वो ले जाएंगे, और वहाँ पे जो कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट जो है ना वो नहीं है। अनायत बलड़ो हैं जो PMLF के हैं जो उनका मुकाबला कर रहे हैं। नसरुल्लाह बलोच उनके नीचे जरूर खड़े हैं, जो पीपल्स पार्टी के साबिक MP हैं, वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। और वहाँ पे जो नुमान शेख की और इनकी जो आपस में लड़ाई थी खुर्शीद शाह की, जो आपस में एक झगड़ा था पीपल्स पार्टी के अंदर की जो लड़ाई है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैयद खुर्शीद शाह जो है वो जीतने की पोजीशन में। अच्छा, गौस अली शाह और वो जो नवाब अली वसान है उनका क्या इम्कान है? नवाब अली वसान की जीत जो है वो छोटे से मार्जिन से मुझे समी साहब लगती है कि वो हो जाएगी। और सिंध के मैं बताऊं तमाम ही हल्कों में ऐसी सूरत हाल है कि अब मार्जिन तो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन कुछ 25 से 28 नशिस्तें ऐसी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की जो है वो जीतेगी। और एक और अहम सभी बात मैं बताऊं कि जो सूबाई असम्बली की 130 सीटें हैं सिंध में, अब पहली बार ये है कि 98 सीटों पे फंक्शनल के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या इनके इत्तेहादियों के उम्मीदवार खड़े हैं। तो 98 सीटों पे ये मुकाबला करने की पोजीशन में, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि 98 सीटों पे या इससे बड़ी तादाद में सीटों पे इन पार्टियों के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सामने हों। अच्छा, ये बताइए कि ये कहा जा रहा है ट्रांसफार्म हो गई कि आसिफ जरदारी की या पीपल्स पार्टी है, और लोग खफा भी हैं। आगे चलकर अगर बिलावल भुट्टो इस कैंपेन में शामिल होते हैं तो क्या वो कुछ फर्क डाल सकेंगे? समी, ये बिल्कुल इम्कान आप मुस्तरद कर दें, रद्द कर दें और निकाल लें अपनी किताब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस इलेक्शन के दौरान इस कैंपेन में आएंगे। ये मैंने मुख्तलिफ हल्कों से जो पीपल्स पार्टी के बड़े बासर हैं जिनसे मेरी कल लाड़काना में मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बिलावल भुट्टो के आने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं इस प्रोग्राम में कि NA 207 की वो नशिस्त जिस पे फरियाल तालपुर इलेक्शन लड़ रही हैं, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी की उम्र पूरी होते ही 25 साल वो इस नशिस्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और इसी कौमी असम्बली में जो बनने जा रही है इसके अंदर वो शायद अगर हुकूमत ना बन सकी तो वो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी जबरदस्त खबर दी है मैतू ने ये कि NA 207 उसमें अगर फरियाल तारपुर MNA इलेक्ट भी हो गई हुई तो असम्बली में आके जैसे ही बिलावल भुट्टो की एज 25 साल होगी तो फरियाल जो है वो इस्तीफा देंगी और बिलावल भुट्टो जो आएंगे और फिर वो लीड। हाँ, मगर इसमें एक बड़ी खबर उन्होंने और भी दी है कि जो गरीबों की बस्तियां हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लगता है वहाँ बमबारी हुई है, और इधर नवाब वसान और उधर और कहानियां हैं, ये बहुत। और ये जो फ़र्क है, ये जो फ़र्क है बेसिकली यही सबसे बड़ा जिस तरह हमने कहा 2 दिन पहले हमने स्टोरी की थी कि वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बदतरीन गुर्बत सिंध में है। और ये कैसा एक क्रूवल जोक है कि सबसे बड़ी स्ट्रगल सिंध की है, मार्शल लॉ के खिलाफ सिंध के अवाम की है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लीड की। और आज हम जब देखते हैं तो उनकी जो आबादी है वो उनका क्या आलम है। समी साहब, ये सोच क्या जाहिर करती है कि हमें बिजली मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, हम वोट पीपल्स पार्टी वो इसलिए कि अल्टरनेट नहीं है ना कोई। अगर आप मुतबादल सही आ जाए प्लानिंग के साथ, कोई प्रोग्राम के साथ, तो वो लोग उसके साथ चले जाएंगे। जैसे अभी मैतू ने कहा कि अब
पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वैसा नहीं है, लोग नाराज हैं, खफा हैं। चलें, कुछ लोग तो वोट देंगे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी जो पार्टी को छोड़ के दूसरे लोगों को वोट देना। ये जो हमने एनालिसिस किया था कि अब कैंडिडेट इंटेंसिव इलेक्शन होगा, कैंडिडेट्स कैसे मोबिलाइज करते हैं, इलेक्शन वाले दिन कितने लोगों को वो लेके आते हैं, क्योंकि कोई कॉमन कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसा जनरल प्रोग्राम नहीं है जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रोग्राम था जिस पे उन्होंने पूरा लाहौर जीत लिया था। ठीक है, वो कहानी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब के जलसों की। कल यजमान में जलसा किया मियां नवाज शरीफ ने, झंग में किया मियां शहबाज शरीफ ने, पाकपतन में जलसा किया तहरीक इंसाफ ने। सबसे पहले बात करेंगे अतर अवान यजमान में जो मौजूद थे मियां नवाज शरीफ के जलसे में। अतर, ये बताएगा कि क्या रिस्पॉन्स था मुस्लिम लीग नून को अवाम की तरफ से कल के जलसे में? हम कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदों से हमारा राब्ता हो। कल 3 जलसे थे पंजाब में, मियां शहबाज शरीफ ने भी किया, इमरान खान ने भी किया, नवाज शरीफ ने भी किया। तो पंजाब में आपको यही लगता है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियानी जरा सख्त देखिए, जो नुमाइंदे सही बात कर सकेंगे, लेकिन जो मेरी बात हुई कुछ लोगों से, पाकपतन में जो कल इमरान खान का जलसा था वो बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा जलसा था। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पाकपतन में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा, और ये था कि क्राउड बहुत चार्ज था, नौजवान बहुत ज्यादा थे, और ऐसा लग रहा था जैसे सारे का सारा पाकपतन उमड़ आया इमरान खान की बात सुनने के लिए। तो वो एक टेम्पो जो है ना वो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का भी, दूसरी जमातों का, मतलब यजमान में जो जलसा हुआ मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, वो भी कहा जाता है कि वो भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जलसा था। उसमें भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। नुमाइंदे हमें इसमें सही बता सकेंगे, लेकिन जो यहाँ पे लोगों से बात तो ब्रेक नहीं हो पाएंगे। जिस किस्म की जलसियां हो रही हैं यहाँ पे, जलसियां, मैं ये अर्ज कर दूं, हम जिन्होंने पॉलिटिकल यहाँ स्ट्रगल देखी है, हम उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने मिलियंस को यहाँ मोबिलाइज होते हुए देखा है। तो ये अब कुर्सियों वाले जलसे हैं ये, और बाद अज़ां कुर्सियां उठाने की सहूलत भी होती है कि लेके भाग जाएं। तो मेरे ख्याल में ठीक है। तो ये काजी साहब की बात सही है कि अब वो यहाँ जलसे हमने देखे हैं। लाहौर में मैंने 15 लाख आदमी देखा, जब 30 लाख की आबादी थी। इसी तरीके से हमने, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1970 में ये जो हमारे एयाज अमीर हमारे साफी हैं, इनके वालिद मोहतरम के घर कैंपेन करते हुए खुद देखा, मैंने आई वजह स्कूल बॉय, तो मैंने वो जलसे देखे हुए हैं। आप लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कोई प्रोग्राम तो लेके आए ना। आप जो है एक पुल बना के कहते हैं आए, लोगों के इश्यूज को आप एड्रेस नहीं करते, खसरे से आप बच्चे मार रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर लोग कैसे निकलेंगे? सही, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो लियाकत शाम हमारे साथ झंग से होंगे, ज़िशान बख्श हमारे साथ होंगे, और भी मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यजमान से बात करते हैं अतर अवान से, हमारे नुमाइंदे हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अतर, कल मियां नवाज शरीफ ने यहाँ पर जलसा किया, बज़ाहिर तो देखने में बड़ा जलसा लग रहा था, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप बताइए कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है वहाँ पर? जी शाजिया, जलसा इसमें कोई शक की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जलसा किया है, जिससे इतनी बड़ी 20,000 से ज़्यादा जो है वहाँ चोलिस्तानियों की तादाद मौजूद थी, जिनसे मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो यजमान में सियासी सूरत हाल है, तो इसमें 2008 के जो इंतखाबात हुए थे उसमें NA और 2 PP 187 और इसके 2 PPs पर जो है चोलिस्तान की सीटों पर नून लीग के ही कैंडिडेट मुंतखब हुए थे। ताहम इसमें अब थोड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इस वक्त जो मुमताज़ जज्जा साहब डेंगू का शिकार हुए थे, उनके बाद जब बाई इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन के इंतखाब में ये बात सामने आई कि वहाँ मुस्लिम लीग काफ के एहसानुल हक चौधरी जो हैं वो मुंतखब हुए। इसी तरह PP 276 पर जो है डॉक्टर मोहम्मद अफजल, वो भी मुस्लिम लीग काफ से ही उनका ताल्लुक़ है, वो मुंतखब हुए हैं। तो यूँ इस वक्त ये कहा जा सकता है कि यजमान में जो है सियासी सूरत हाल में तब्दीली देखने में आ रही है, और यहाँ काफ लीग जो है वो काफ़ी मजबूत होती जा रही है साबिक ज़िला नाज़िम तारिक बशीर चीमा की वजह से। लेकिन इस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ का जो कल का जलसा है उसने यजमान के वोटर्स में एक नई रूह फूंक दी है, और इसमें बिलाशुबा 11 मई का जब इलेक्शन आएगा तो इसमें 1-to-1 मुकाबला है मुस्लिम लीग काफ और नून के माबैन, और देखा ये जाएगा कि 11 मई में वोटर किसके हक में फैसला देते हैं। जी शाजिया। तो अच्छा ये बताइए कि क्राउड जो था वो चार्ज था, लोगों में जोश था, वलवला था?
जी बिल्कुल, बिल्कुल चार्ज था, जोश था, और वोटर्स और वहाँ जो ऑडियंस थी उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जलसा में जो थी वो उसमें नौजवानों की तादाद मौजूद थी और वो नारेबाजी भी कर रहे थे। कुर्सियां भी रखी हुई थी वहां पे या सिर्फ लोग खड़े थे? नहीं, वहां पर सर 15,000 से ज्यादा जो है कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। ताहम वहां कुछ क्योंकि लोग कुर्सियों के बगैर तो जलसा बड़ा करना मुमकिन नहीं रहा। नहीं, वहाँ ये कह सकते हैं कि 3-4 हज़ार बंदे खड़े भी थे और एक अच्छा जलसा किया है। लेकिन इससे कबल जो 3 माह पहले। बहुत शुक्रिया तरावाना आपका। लियाकत से बात करते हैं। लियाकत शाम है हमारे साथ झंग में, जहां पर कल मियां शहबाज शरीफ ने जलसा किया। लियाकत, कल मियां शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी यहां पर बनाने का ऐलान किया, मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया, बड़े बड़े दावे किए उन्होंने, यहां पर लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? सबसे पहले ये बताइएगा कि क्राउड कैसा था वहां पर? शाजिया, ये मियां शहबाज शरीफ जब जलसा की अनाउंसमेंट यहाँ की जा रही थी तो जलसा 2 बजे का टाइम अनाउंस किया गया था, मगर 4 बजे तक शहबाज शरीफ साहब जलसागाह में नहीं पहुंचे थे। और जबकि वो दीगर कायदीन है जो झंग के, वो भी अभी तक स्टेज पर 3 साढ़े 3 तक नहीं पहुंचे थे, जिससे क्राउड में लोगों में कुछ जोशो खरोश जो है वो कम दिखाई देता था। मगर जो ही शहबाज शरीफ स्टेज पर आए तो जलसागाह में लोग काफी तादाद में पहुंच चुके थे और उनको उनमें खासा जोश दिखाई दे रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो कुछ कहा, सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को ये इतराफ किया कि वो बहुत गुनाहगार है। दूसरा, उन्होंने अपनी तकरीर में जो हदफ बनाया है वो इमरान खान को बनाया है। उनका बार बार ये कहना था कि एक बल्लेबाज तीर वालों के साथ मिलकर नवाज शरीफ के वोट तकसीम कर रहा है, नवाज शरीफ के वोट तकसीम। लियाकत ये बताइए कि 5 हैं कौमी असम्बली की नशिस्तें जिला झंग की, और कल का जो जलसा था उसने क्या जो लोगों की ओपिनियन है उसमें कोई फ़र्क डाला? और मुख्तसरन हमें ज़रा बता दें कि फैसल सालेह हयात इस दफ़ा इलेक्शन जीत पाएंगे? गुलाम बीबी भरवाना का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है आपको? समी, ये झंग की जो सियासत है इसका बावादम शुरू से ही निकाला है। ये तमाम जो टिकट होल्डर नून लीग के हैं ये वही लोग हैं जो पिछले टेन्योर में काफ लीग में थे। अब काफ लीग वालों को नून लीग का टिकट देकर बुर्का पहना दिया गया है। यहाँ पीर परस्ती जो है वो दरबारों की सियासत है। तो फैसल सालेह हयात का इलेक्शन जो है इस दफा गुलाम मोहम्मद लाली से काफी टफ है। गुलाम बीबी भरवाना की जो सूरत हाल है NA 88 में, उनके मुकाबले में तौसा शरीफ के ख्वाजा बाउला खान भी है और शाहजीवना खानदान से सैयद असद हयात भी है। तो ये इलेक्शन भी खासा टफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा दिलचस्प मार्का जो है वो शहरी सीट पे है NA 89 में, जहां सिपाही साहबा के वो जो चीफ है मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी और शेख वकास अकरम के वालिद शेख मोहम्मद अकरम के माबैन मुकाबला है। अच्छा, ये बताइए कि जो चौथी है कंस्टिट्यूंसी है सायमा भरवाना और नजीर सुल्तान की, उसमें क्या सूरत हाल है? सायमा अख्तर भरवाना की सूरत हाल खासी मुस्तहकम है, जिस तरह महबूब सुल्तान की सूरत हाल जो है वो भी मुस्तहकम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली आपका। अब बात करेंगे जीशान बख्श से जो कि मौजूद थे कल पाकपतन में। तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, इमरान खान ने जलसा किया कल वहाँ पर। जीशान, इमरान खान नवाज शरीफ को 11 मई को आउट करने की बात करते हैं। अब यहाँ पर पाकपतन में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, अहमद रजा मानिका, राव नसीम, हाशिम अमजदोया। क्या ये तीनों मजबूत कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले में? क्या ये आउट कर पाएंगे 11 मई को इन्हें? शाजिया, ये जो उम्मीदवार हैं ये आउट कर पाएंगे या नहीं इसका फैसला तो 11 मई को होगा। ताहम ये अच्छे कैंडिडेट जरूर हैं और मुकाबला करने वाले उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊं कि पाकपतन जिला की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। किसी वक्त में यहाँ से पीपल्स पार्टी के फेडरल मिनिस्टर भी हुआ करते थे राव हाशिम खान, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि जो पाकपतन का पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर हैं वो भी तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो कि उनके अपने भाई हैं राव नसीम हाशिम और साबिक जिला नाजिम है, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है, पाकपतन जिला में पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कौमी असम्बली की किसी भी सीट पे कि वो इलेक्शन के अंदर कदावर शख्सियत हो या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की पोजीशन में हो। पहली तो बात है कौमी असम्बली की सतह पर पीपल्स पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं है। एक सीट पर काफ लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट की जा रही है, एक सीट पर जो साबिक इनके MNA थे बुरेवाला से असगर जट, उनको पाकपतन में लाकर खड़ा किया गया है कि पाकपतन जिला की सतह पर इनके पास कोई इस वक्त उम्मीदवार नहीं है। जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको खासा टफ कंपटीशन होगा तहरीक इंसाफ की वजह से।
तीन जो कौमी असम्बली की सीटें हैं, तीनों पर जो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, दो साबिक जिला नाज़मीन है पाकपतन के, राव नसीम आशम और अमजद जोया, जबकि जो तीसरी पाकपतन शहर की सीट है NA 165, उस पे अहमद रजा माने का उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के, जो कि इससे पहले काफ लीग के MNA रह चुके हैं 2002 से 2008 के टेन्योर में, और उससे पहले उनके वालिद साहब इसी सीट से MNA और फेडरल मिनिस्टर भी मुख्तलिफ अदवार में रह चुके हैं। तो गो के पीपल्स तहरीके इंसाफ के जो तीनों उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की और टफ कंपटीशन जो एक सख्त मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून को दे सकते हैं। इसी तरह अगर जो 5 सूबाई हल्के हैं उनकी बात करें तो अता माने का जो काफ लीग में थे और उसके बाद हम, यानी आपका ये कहना है ज़ीशान के जो मुकाबला है दर हकीकत पाकपतन में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का है और ये मुकाबला बड़ा कांटेदार होगा। जी बिल्कुल समी साहब, बिल्कुल आप ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान, बहुत शुक्रिया। ये एक फैक्टर वैसे डेवलप हो रहा है, और अगर ये डेवलप होता है, क्योंकि कल मेरी बात हो रही थी सेनेटर तारिक अजीम साहब से, तो वो भी कह रहे थे कि जी हम अपना राइवल अब जो है वो PPP को नहीं समझ रहे, PTI को समझ रहे। लेकिन हमने अभी जो बात की है इसमें देखें युज़मान के इलाके की बात की है, वहां पे काफ और नून के दरमियान मुकाबला है, जंग में भी मुकाबला पीपल्स पार्टी और वहां पर नून लीग के दरमियान है। ये पहला जिला आया है जो आज हम पाकपतन जिसमें तीनों जो उम्मीदवार हैं उसमें यानी नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान। मगर एक बात समी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक फैक्टर जो रवायती सियासत से थोड़ा सा हमें हटा हुआ लगता है, जिसमें बात तब्दीली की है, चेंज की है, वो इमरान खान का बहरहाल है और मोबिलाइजेशन यूथ में उनको नजर आती है। बाकी सियासत वही 1985 वाली इलेक्शन वाली मुझे लग रही है, बरवाना साहब, पीर साहब, मखदूम आ गए, इलेक्टेबल्स, तो ये एक सेविंग जो एक सेविंग ग्रेस कह सकते हैं इस इलेक्शन में। ये भी कह सकते हैं कि इस बार टर्न आउट ज्यादा होगा यूथ की वजह से। अच्छा, टर्न आउट तो ज्यादा होगा शाजिया। मैंने ये बातें अब ये जल्द से ये सारे पैमाने होते हैं देखने के लिए कि कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी। तो एक और भी चीज़ है जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कही, बुकीज़, ये जो जुआ लगाते हैं, जो शर्तें लगाते हैं कि जनाब लगवाते हैं लोगों को, रेट देते हैं कि इतनी पार्टी ये जीतेगी, तो जो बहुत सारे शौकीन हज़रात हैं खासी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। जब कल हम इसको चेक कर रहे थे तो ये पता चला कि कराची में जब बात हुई तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग इंडिविजुअली अभी शर्तें लगा रहे हैं, लेकिन जो बुकीज़ ने अभी अपनी बुक्स नहीं खोली, रेट नहीं दिया, अभी रेट नहीं दिया। लाहौर में भी कुछ इलाकों में बुकीज ने छोटे लेवल पे तो रेट दे दिए हैं, लेकिन अभी बड़ा कोई रेट नहीं है। देख के रेट्स दे। हम अगर लाहौर में जो रेट दिया है उसमें इमरान जो है वो लीड करते नजर। मुझे ब्रेक लेनी है समी साहब, इसी पर हम बात करेंगे बुकीज किस पार्टी को ज्यादा रेट करेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद खुशामदीद। और अब इससे पहले हम बात कर रहे थे बुकीज की, जो कि जलसे देकर कुछ ज्यादा ही सरगर्म हो रहे हैं समी साहब की। अच्छा, किस पार्टी को मैं आपसे ये कह रहा था जब फैसलाबाद में मैंने बात की तो पता चला कि वहां पर कुछ बुकीज ने रेट दिया है। अच्छा, जहां जहां रेट दिए गए हैं, फैसलाबाद में जो रेट है उसमें फैसलाबाद में तो ये नवाज शरीफ आ गए हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पर उन्होंने इमरान खान को रखा। अच्छा। इसमें दो ही होते हैं रेट, तीसरी पार्टी जो है वो नहीं आती। अच्छा। लेकिन कुछ और लोगों से जब लाहौर में भी बात हुई तो ये एक पता चला कि अभी जो बुकीज हैं जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो भी तजब्जब का शिकार है। रेट इसलिए खुल के नहीं आ रहा सामने कि अभी तक जिस तरह ये कॉन्टेस्ट जा रहा है, जैसे सियासी पंडित ये कह रहे हैं ना कि मुकाबला सख्त हो सकता है, ये इलेक्शन बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, अभी जू टेम्पो बनेगा, कुछ पता नहीं कि लोग इमरान खान की तरफ चले जाएं, नवाज शरीफ साहब कोई दोबारा ले ले, तो या कोई इलेक्टेबल्स कहीं से जीत जाएं। तो इसलिए जो बुकीज हैं वो अभी उन्होंने ऑफिशियली अपनी बुक्स नहीं खोली, कंफ्यूज हैं। हाँ। अभी वो भी इंतजार कर रहे हैं कि देखें आगे चलकर किस सिम्त में वेव जाएगी, तो फिर उस हिसाब से इलेक्शन से 2-4 दिन पहले सूरत-ए-हाल कुछ ज्यादा वाजी होगी, जब अगले हफ्ते तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई रेट आएगा तो कैसा पता चलेगा कि नीचे जो जुआ खेल रहे हैं वो भी इस इंतजार में है कि क्या वो जीतते हैं या नहीं, ऊपर किसकी लॉटरी खुलती है, कौन जीतता है, ये जरा मंजर देखेंगे 11 के बाद। और अब बात कर लेते हैं कराची के हालात की। कल भी कराची में MQM के दफ्तर के बाहर, इंतखाबी जो उनका दफ्तर था उसके बाहर धमाका किया गया, 6 अफराद इसमें जाँ बहक हुए, 16 जख्मी। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और आज पूरे कराची में तालीमी इदारे भी बंद हैं, पर्चे भी मुलतवी किए गए, ट्रांसपोर्ट भी बंद है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे साद बुखारी से। साथ ऐसी सूरत हाल में बताइएगा कि क्या लगता है कि 11 मई को वोटर घर से निकल पाएगा? जी, जिस तरह से कराची की सूरत हाल चल रही है कि सिर्फ 2 दिन के दौरान ही मंगल को पहला वाकया पेश आया और फिर बुध का गैप आने के बाद जुमेरात को एक और धमाका, बज़ाहिर तो मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि जो शहर की सूरत हाल है इंतहाई खौफ की फिजा बरकरार है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज भी यौम शोक के दिन हम देख रहे हैं कि पुरअमन यौम शोक मनाया जा रहा है, शहर पर ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है,
कारोबारी मराकज़ दफातर भी तकरीबन बंद हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज ही ऐलान कर दिया गया था हिमायत का तमाम ट्रांसपोर्टर्स हजरात की जानिब से और कारोबारी ताजिर बिरादरी जो है उनकी तरफ से। फिलहाल अगर जब हमारे लोगों से बात होती है, उनका यही कहना है कि इस सूरत हाल में इलेक्शन से कबल ही जब इंतखाबी दफातर पर हमले किए जा रहे हैं तो ऐन मुमकिन है लोगों ने खदशा जाहिर किया है, जैसे पहले ही कानून नाफिज करने वाले इदारे भी दहशतगर्दी के खदशात को जाहिर कर चुके हैं। तो उनका कहना यही है कि पोलिंग स्टेशन भी हसास हैं, लिहाजा उनमें खौफ और हिरास पाया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें खौफ और हिरास है, उन्होंने बताया भी है। धमाके जो हैं ये यकीनन जिसमें जाने चली जाती हैं, भी तकसीम किए जा रहे हैं लोगों में, पम्फलेट्स भी हो रहे होंगे, लेकिन इसमें MQM ने ये कहा है कि वो अपनी इंतखाबी कैंपेन को शुरू करेगी और अभी उन्होंने कोई इस किस्म का फैसला नहीं किया कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर होंगे। ये जो धमाके हैं, ये जो सारी कार्रवाइयाँ हैं, ये इसीलिए हैं कि पाकिस्तान में खौफ और हरास की फ़ज़ा पैदा की जाए, इलेक्शन को ना होने दिया जाए। लेकिन सियासी जमातों पर एक बड़ा इम्तिहान है, कायदीन पर भी, अवाम पर भी, कारकुनों पर भी, कि वो इस मंसूबे को इसी तरह नाकाम बनाया जा सकता है कि आप इलेक्शन जो है उनको किसी तरह टाइम पर होने दें। इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं कि जब लॉ एनफोर्समेंट इजाज़त दे देती है ला कानूनियत की, जिस तरह से बत्ते का बाजार गर्म है, तो अब ये जो नया फैक्टर आया है जिसने तालिबान का चुगा ओढ़ रखा है, तो ये नए लोग आ गए हैं। आप एक रास्ता बनाते हैं ना, एक जगह हमवार कर देते हैं, आप एक बत्ते और एक बत्ते की मैशत राइज कर देते हैं और उससे आप सरफ नज़र करते हैं। जैसे हम 1000 लोगों से बात कर चुके हैं, 1000 दफ़ा बात कर चुके हैं, जी वो जी बंदा तो पकड़ा था, फ़ोन आ गया कहीं से, अब उन्हें पता चला जी ये तो फ़ोन आ जाता है। तो लिहाजा एक नया फैक्टर इन हो रहा है और ANP पसपा हो रही है। ANP के दफातर तालिबान बंद करवा रहे हैं। शहीद सैयद साहब ऑन रिकॉर्ड वो ये बात कह के गए। इट इज़ वेरी अलार्मिंग, इसका कोई हल होना चाहिए। अगर मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ, कुछ खामोश धमाकों का जिक्र हो जाए जो कभी हेडलाइंस नहीं बनती, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती, और वो ये है कि पिछले 24 घंटों में पंजाब में फिर 152 केसेस खसरा के सामने आ गए हैं। और इसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ उकाड़ा में एक ही ख़ानदान के 7 बच्चे जो हैं वो जो है जाम भाग हो चुके हैं और सैकड़ों बच्चे यहाँ पे जितने भी अस्पताल में हमारे पास फैसिलिटी है, मगर हमारे साथ टिक्का खान सानी लाइन पे हैं क्योंकि उनके पास ख़ास तौर पे ये इसकी वजूहात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो वो हमें बता सकेंगे। तो शाजी अगर आप उनसे जी टिक्का, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी टिक्का खान सानी, हम बात कर रहे हैं खसरे से हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके पास कुछ मालूमात हैं, इसकी वजह क्या है? जी शाजिया, ये वफाकी सतह पे एक कमेटी बनाई गई थी वफाकी मोहतसिब की सरबराही में, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के अलावा जो खास तौर पे खसरा के लिए एक नेशनल कैंपेन लॉन्च करना थी, उसके लिए जो रूटीन की जो वैक्सीन प्रोक्योर करना थी वो करना थी यूनिसेफ से, क्योंकि पूरी दुनिया में 144 ममालिक में यूनिसेफ ही वैक्सीन प्रोवाइड करता है मीजल्स की और इसके अलावा जितनी भी बाकी 9 बीमारियां हैं उसके लिए। लेकिन इन्होंने जो वफाकी महकमे हैं, इन्होंने मिली भगत से मुख्तलिफ वजारतों के साथ मिल के न सिर्फ उसके लिए फंड्स रोके बल्कि उनको बाकायदा तौर पे पाबंद कर दिया कि वो फंड जो है वो रिलीज ना करें, ताकि यूनिसेफ के बजाय मुकामी कंपनियों से कमीशन की बुनियाद पर ये प्रोक्योर की जा सके और उसके बाद उसमें कमीशन लिया जाए। तकरीबन 10 करोड़ के करीब इसमें कमीशन लिया गया है, कमीशन खाया गया है, जिसमें बाकायदा निशानदही की गई है। इसके अलावा एक बड़ी वजह यह है जिसमें EPI के हुकाम भी शामिल हैं, जिसमें वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता जो है उसके हुकाम भी शामिल हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो रिकमेंडेशन थी इसमें वफाकी सतह पे कमेटी की, एक भी सिफारिश पे अमल नहीं हुआ। किसी एक भी बंदे के खिलाफ जो सिफारिश की थी कि फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएं, किसी एक बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो मिनिस्टर उसी तरह जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वफाकी सेक्रेटरी उसी तरह किसी दूसरे महकमे में काम कर रहे हैं और EPI के हेड उसी तरह उस अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चला रहे हैं और मीटिंग शेयर कर रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल वो किसी किस्म की किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ये जो निशानदेही इसमें हुई है वो ये है कि जो कवरेज है पूरे पाकिस्तान में वो तकरीबन 80% से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो लाहौर में भी 50% है और पूरे पाकिस्तान में एवरेज जो कवरेज है वो 46% है, जो शर्मनाक है। और सेहत माहिरीन का कहना है कि पिछले 20 साल में उन्होंने ये सूरत हाल, बदतरीन सूरत हाल नहीं देखी। कहीं इक्का दुक्का केस आता था मीजल का, लेकिन वो कवर हो जाता था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वफाक में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज है इस हवाले से। ठीक है, बहुत बुरी सूरत हाल है ये उन्होंने बताया और बुनियादी वजह वही है, कमीशन, पैसा,
और फिर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना अपना होगा। मफाद। अब वो लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, वो सेक्रेटरी जैसे अब मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये जो सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं, इसे क्या कहें हम? ये दहशतगर्दी नहीं है, बदतरीन दहशतगर्दी नहीं है जो जिस पिचाशी पोशी की गई। वो बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स वफाकी मुतसिब और उस कमेटी ने उसकी सिफारिशात, उनका नाम ही नहीं लिया गया। वो जाके फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जमहूरियत का वो अलम बुलंद कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले नए महकमे में बैठ के अपनी रौनक लगा रहे हैं। तो बेसिकली हम आबादियों को तल्फ कर रहे हैं और फिर हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं? एक नहीं होना चाहिए धमाका, अफसोसनाक है इस धमाके का कोई नाम ही नहीं लेता। ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, पटाखा किसी ने फेंक दिया, कहीं धमाका हो गया, 4 बंदे मर गए, मगर लाखों लोग सालाना मरते हैं इससे, लाखों लोग। तो फिर हमें ये बावर करने में हम मेरे ख्याल में हक बजानब है कि ये जो असल दहशतगर्दी है इसको छुपाने के लिए ये ऊपर सारा धंधा ये कर रहे हैं। क्योंकि ये किसके बच्चे हैं? ये कौन है? ये इंसान नहीं है जो रोज मासूम फूल जैसे बच्चे हम तल्फ कर रहे हैं और फिर आएंगे, फिर हम जमहूरियत का अलम बुलंद करेंगे। तो जमहूरियत तब होगी जब ये बच्चे मरना बंद होंगे, जब लोगों को रोटी मिलेगी, घर मिलेगा। और उनका जिस तरह मेतू कह रहे थे कि उनकी डिस्पेंसरियों की शक्ल ऐसे नहीं होगी जैसे किसी ने बम मार दिया है। तो वो ऐसे लगता है उधर बम मार दिया है, इनके महलों में लगता है दौलत के बम मार दिए, किसी के घरों में जाए इनके। तो ये बहुत फर्क खत्म करना पड़ेगा, फिर एक अच्छी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी जा सकेगी। ये बिल्कुल सही कहा ये काई साहब ने कि बेसिकली कोई भी जो निज़ाम है वो है तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, और यहाँ पर कुछ करप्ट लोग जो काबिज हो गए हैं जिन्होंने पूरे इस निज़ाम को हाईजैक कर लिया, वो अपनी फलाह बहबूदी किए जा रहे हैं। बिल्कुल ये सही पॉइंट आउट किया काजी साहब ने और मैतू ने भी अपने उस बीपर में बताया। मैं यहाँ पर आज जो मैं खबर आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो एक और पाकिस्तान का एक अलमिया है, लोड शेडिंग, जो तारीकियों में डूबा हुआ है पाकिस्तान। 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है। तो इसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना प्रोग्राम भी दे रही हैं, पता नहीं वो अमल कर सकेंगी या नहीं। लेकिन कल रात मुझे इत्तफाक हुआ मुस्लिम लीग नून की एक कोर कमेटी में जाने का। उसमें थे इसहाक डार साहब थे, परवेज़ रशीद साहब थे, सेनेटर तारिक अजीम थे, मियाँ शहबाज शरीफ खुद थे, उनके साहबजादे सलमान शहबाज भी थे और 1-2 ऑफिशियल भी थे। तो वो एक अपनी आज या कल में मेरा ख्याल है वो अपनी जो पावर पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की कि लोड शेडिंग को कैसे ख़त्म करना है उसकी स्पेसिफिक्स वो देंगे। तो वो जो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, हम हमेशा सियासतदानों के बारे में, उनकी अहलियत और काबिलियत के बारे में भी सवाल करते हैं और ये समझते हैं कि नहीं किसी चीज़ का पता नहीं। लेकिन कल बड़ी हैरान कुन बात थी कि वो जो पॉलिसी बन रही थी उसमें जो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बीच में डालना चाह रहे थे, तो उसकी बार बार जो है वो ये तहकीक पर बात की जा रही थी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, फिगर्स की क्रेडिबिलिटी पर बात की जा रही थी। और एक बात कि जो उन्होंने ऐलान करना है उसमें इस बात पर कंसेंसस था कि जी आप बात वही करें जो आप कर सकते हैं, जो पूरा कर सकते हैं। एक बीच में ये भी प्रपोजल थी एक साहब की कि आप ये ऐलान कर दें, तो उस पर जो अक्सरियत थी उसका उन्होंने उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, सिर्फ लोगों को मुतमईन करने के लिए अगर आप ये सही टाइम का ऐलान कर दें, बिल्कुल कि जी आप बिल्कुल जिसमें कर सकते हैं। और फिर बाकायदा उन्होंने डिस्कस किया कि देखें अगर हम ये कहते हैं कि जी इतने टाइम में ये हम कर लेंगे तो इसका ये मरहलावार, इसका ये तो वो एक अच्छी चीज नजर आई, जो कि कम से कम एक प्लानिंग की सतह उसे एग्जीक्यूट कर सके, मुझे नहीं पता, लेकिन प्लानिंग की सतह पर जो पॉलिसी आप आवाम को देने की कोशिश कर रहे हैं, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पर ये एहसास था कि झूठा वादा ना किया जाए। और शायद इसकी वजह मीडिया का बड़ा जबरदस्त एहतसाब है, आप आवाज को वो चल भी जाता है कि आपने ये वादा किया था। तो एक बड़ी अच्छी बात है, मेरी कल यही बात सेनेटर साहब से भी हो रही थी कि जो ये इनकी अपनी जो इनएबिलिटी है, जो निजाम की लिमिटेशंस हैं, ये वादा करने की पोजीशन में ही नहीं है। ये अगर ये 4% मुस्लिम लीग नून ने जो अपना ये दिया है इस वक्त, कह रहे हैं हम ग्रेजुअली 2018 तक जो है वो तालीम का बजट जो है वो 4% तक ले जाएंगे, तो वो जो हमने तालीम देनी है बच्चों की वो 2041 में होगी। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं एग्री करता हूं कि प्लीज वादा ना करें, इसलिए कि आप पूरा नहीं कर सकते इस निजाम में रह के, तो आप हमें अगले मिलेनियम तक ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते। तो आई थिंक इट इज अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। समी साहब, काजी साहब, वो जिक्र नहीं मैं कर सका, फिर अमेरिका बहादुर जो है शाम पर चढ़ाई करने की दोबारा मुझे लगता है प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो सरीन गैस इस्तेमाल की गई है और ये केमिकल वेपन है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने वो उसको WMD करार दिया हुआ है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो वही जो इराक वाली पूरी एक कहानी फिल्म थी ना, वो मुझे लगता है एक नए स्क्रिप्ट के साथ अब शाम पर करने की वो। और ये भी रह गया जो यूरोप के जो वतन में और यूरोप के सेंटर में जो है इस सारे निजाम जिसका हम रोना यहाँ रो रहे हैं, वो अहले यूरोप भी रो रहे हैं। और लिस्बन की सड़कों पर पुर्तगाल में लाखों लोग थे और उस निजाम से बेजारी का इज़हार कर रहे थे, और यही स्पेन में भी हुआ। कल बात करेंगे, कल बाद इंशाल्लाह मंडे को इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग डे।
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।